शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। लक्ष्मण और बिरजू अपने खेत के बीचों बीच खड़े हुए थे। दोनों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उनके सामने पूरा खेत खुदा पड़ा था। धत तेरे की। अरे बिरजू, लगता है माँ को कोई गलत फहमी हुई होगी। उन्होंने पिताजी के मुंह से जो सुना था कि हमारे खेत में खजाना है, अरे वो शायद सच नहीं था। बिरजू ने अपने हाथ में पकड़ा फावड़ा गुस्से में जमीन पर फेंक दिया। धत तेरी की भैया, आप सही कह रहे हो। कितने दिनों से हम दोनों लगातार सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, ना दिन देखा न रात। हम दोनों भाइयों ने मिलकर पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें खजाने का कहीं नामो निशान नहीं मिला। आखिर दोनों भाई किस खजाने की बात कर रहे थे, ये जानने के लिए कहानी के कुछ समय पीछे चलते हैं। चंदनपुर गांव में रामदास नाम का एक संपन्न किसान अपनी पत्नी कौशल्या, पुत्रों लक्ष्मण और बिरजू तथा पुत्री काजल के साथ रहता था। रामदास मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन उसके दोनों पुत्र लक्ष्मण और बिरजू बेहद आलसी थे। रामदास अपने खेत में मेहनत से हल चला रहा था। तभी वहाँ भैरव नाम का एक किसान आया। अरे रामदास, अरे तेरा इतना बड़ा खेत है, फिर भी तू अकेले ही इसमें हल चलाता है। अरे कुछ मजदूर अपने साथ क्यों नहीं रख लेता है भाई? रामदास ने हल चलाना रोक दिया। अरे तुम तो जानते हो भैरव कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे जिसके 2 जवान पुत्र हो, उसे मजदूरों की क्या आवश्यकता भाई? हाँ, अरे भाई बात तो तुम्हारी ठीक है रामदास, लेकिन तुम्हारे पुत्रों से बड़ा आलसी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। अरे भाई जवान है, लेकिन किसी काम के नहीं है, हैं? आलसी राम कहीं के। अरे सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते हैं और तुम्हारी मेहनत की कमाई उड़ाते हैं। अरे उन्हें अपने साथ काम पर लगा लो, अरे नहीं तो एक दिन तुम्हारी सारी जमीन पूरी बर्बाद कर देंगे दोनों निकम्मे। हाँ, सही कह रहा हूँ। इतना कहकर भैरव वहाँ से चला गया। रामदास कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर उदास मन से दोबारा हल चलाने लगा। शाम को रामदास अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में बलवंत उससे मिला। मैं आपके ही घर आ रहा था भाई। हाँ, अरे क्या हुआ बलवंत भाई? अरे सब ठीक तो है? अरे क्या खाक ठीक है भाई। आपका पुत्र लक्ष्मण कुछ दिन पहले मुझसे धन उधार लेकर गया था, लेकिन उसने आज तक भाई वापस नहीं किया। अच्छा, चलो चलो ठीक है बलवंत, कल मैं तुम्हारी दुकान पर आकर तुम्हारा धन लौटा दूंगा। ठीक है भाई? मुझे आपसे यही उम्मीद थी रामदास चाचा। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे हाँ 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 भाई, कहो क्या बात है? आपके दोनों पुत्र आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। आपकी छाया तक उन पर नहीं पड़ी। आप कितने मेहनती हैं और वे दोनों कितने निकम्मे हैं। इतना कहकर बलवंत वहाँ से चला गया। रामदास का मन और अधिक भारी हो गया। रामदास अभी कुछ ही दूर चला था कि सामने से सुखदेव आता दिखाई दिया। अरे रामदास जी, अरे भाई अच्छा हुआ रास्ते में ही मिल गए, और मैं आपके ही घर आ रहा था। अरे क्या हुआ सुखदेव भाई? अरे सब ठीक तो है? अरे हाँ हाँ सब ठीक है। असल में आपका पुत्र बिरजू कुछ दिन पहले मुझसे धन उधार लेकर गया था। वो भाई आज तक लौटा नहीं। जब भी मांगता हूँ तो कह देता है कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। अरे मैं भाई अब तंग आ गया हूँ। एक तो कर्ज दो, फिर उसे वापस पाने के लिए चक्कर भी लगाओ, हैं भाई? चलो ठीक है सुखदेव भाई, कल तुम्हारा धन भी तुम्हें मिल जाएगा। सुखदेव वहाँ से चला गया।
इस बार रामदास के चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई देने लगा। वो तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही उसकी पुत्री काजल उसके पास आ गई। आ गए पिताजी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। माँ ने आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। आप जल्दी से हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रामदास ने अपनी पुत्री की ओर देखा। अरे तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी बुला उसको। क्या बात है पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? माँ तो रसोई में आटा गूंद रही हैं। ये सुनते ही रामदास सीधे रसोई की ओर बढ़ गया। कौशल्या रसोई में बैठी आटा गूंद रही थी। रामदास का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। अरे कौशल्या, बहुत हो गया। अरे बिरजू और लक्ष्मण ने पूरी गांव में नाक कटवा दी है मेरी। अरे दोनों कोई काम धंधा नहीं करते, ऊपर से गांव वालों से उधार लेकर घूमते हैं और उनकी उधारी मुझे चुकानी पड़ती है। अरे आखिर ये दोनों मेहनत करना कब सीखेंगे? अरे इतना बड़ा खेत है मेरा, मैं अकेला हल जोतता हूँ, अरे अकेला काम करता हूँ। अरे क्या मेरी बूढ़ी हड्डियों को भी कभी चैन मिलेगा या नहीं? हैं? कौशल्या उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ जी? आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। रामदास ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी। अरे अब तुम ही बताओ। पहले भैरव मुझे ताना मार कर गया, फिर रास्ते में बलवंत और सुखदेव मिल गए। अरे कौशल्या, कितनी बार कहा है कि अपने दोनों पुत्रों को समझाओ समझाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दोनों अपना भविष्य खुद बर्बाद कर देंगे। इतना कहकर रामदास क्रोधित अवस्था में अपने कक्ष में चला गया। कुछ देर बाद कौशल्या भोजन की थाली लेकर वहां पहुंची। गुस्सा थूक दीजिए, वो दोनों धीरे धीरे समझ जाएंगे। पहले आप भोजन कर लीजिए। रामदास ने अपनी पत्नी की ओर देखा। अभी मैंने देखा कि आटा भी तुम अकेली ही गूंथ रही थी। मैं देखता हूँ कि काजल दिन भर घर का काम करती है और तुम भी सारा दिन चूल्हे के सामने लगी रहती हो। अरे मैं पूछता हूँ, लक्ष्मण की पत्नी गौरी तुम्हारे साथ इस घर में काम में हाथ क्यों नहीं बटाती? अरे मैंने उसे कभी तुम्हारे साथ भोजन बनाते नहीं देखा। अरे मैंने उसे कभी काजल के साथ घर की सफाई करते भी नहीं देखा। अरे क्या हम उसे इसलिए ब्याह कर लाए थे कि वो भी अपने पति की तरह सारा दिन आराम करे हैं और इस घर की रोटियां तोड़े? रामदास की बात सुनकर कौशल्या थोड़ा घबरा गई। धीरे बोलिए, उसे काम करने के लिए मैंने ही मना किया है। नई नवेली दुल्हन है, कुछ समय बाद हमारी काजल दूसरे घर चली जाएगी, फिर इस घर की जिम्मेदारी गौरी को ही संभालनी होगी। रामदास कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप हाथ धोए और भोजन करने लगा। उसी समय गौरी कक्ष के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम को जब लक्ष्मण घर लौटा तो गौरी उसका इंतजार कर रही थी। सुनिए जी, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। लक्ष्मण चौंक गया। तुम्हारे पिताजी को कोई अधिकार नहीं कि वो मेरा इस तरह अपमान करे। मैं कब घर का काम करने से जी चुराती हूँ। जब भी मैं काम करने आगे बढ़ती हूँ, माँ जी और काजल मुझे मना कर देती हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी को लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह आलसी हूँ। अरे पिताजी की बातों का बुरा मत माना करो, उनकी आदत है गुस्सा करने की। उनकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि कोई कुछ भी सुनाकर चला जाए और मैं चुप खड़ी रहूँ। एक बात बताइए, आप अपने पिताजी की तरह मेहनती क्यों नहीं हैं? आप उनके साथ खेत में हाथ क्यों नहीं बटाते? सच बताइए, क्या वो कुछ गलत कहते हैं? ये सुनकर लक्ष्मण का चेहरा बदल गया। देखो गौरी, तुमसे कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि मुझे इस विषय पर तुमसे बात नहीं करनी और तुम ना किया करो।
मैं पिताजी की तरह मेहनत करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। व्यापारी आराम से बैठे रहते हैं, उनका व्यापार चलता रहता है और धन आता रहता है। पिताजी की तरह उन्हें धूप में पसीना नहीं बहाना पड़ता। तभी वहाँ लक्ष्मण का छोटा भाई बिरजू भी हंसता हुआ आ गया। भाभी, भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले कभी हवेलियां और महल नहीं बनवाते। मेहनत से केवल 2 वक्त की रोटी मिलती है, बड़े बड़े महल नहीं बनते। हाँ। गौरी ने बिरजू की ओर देखा। हाँ हाँ, पता है देवर जी, आपके विचार भी आपके बड़े भैया जैसे ही हैं। बिरजू मुस्कुरा दिया। भाभी, मेरी है ना हिम्मत नहीं पड़ रही माँ से खाना मांगने की। जानती हूँ, इसीलिए तो आप दोनों भाई यहाँ आकर बैठे हो। ठीक है, हर बार की तरह मैं ही रसोई में जाकर आप दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर गौरी रसोई की ओर चली गई। गौरी दोनों भाइयों के लिए भोजन की थालियां तैयार कर रही थी। तभी वहाँ रामदास आ गया। रामदास ने अपनी बहू की ओर देखा। ए देखो बहू, अरे मैं जानता हूँ कि जब से मैं नाराज हो रहा था तब तुम कक्ष के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस क्या करूँ, दोनों बेटों का गुस्सा तुम पर निकल जाता है। गौरी चुपचाप सुनती रही। अरे तुम अपने पति लक्ष्मण और देवर बिरजू को समझाती क्यों नहीं? अरे मैं जो कुछ भी कहता हूँ उनकी भलाई के लिए कहता हूँ। अगर वो मेहनत से अपना जी चुराएंगे तो अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे। हाँ पिताजी, सच कहूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं इन्हें और देवर जी को समझाती ना हूँ, लेकिन दोनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो हमेशा यही कहते हैं कि उन्हें आपकी तरह किसान नहीं बनना, उन्हें व्यापार करना है। रामदास गहरी सोच में डूब गया। मैं व्यापार करने के खिलाफ नहीं हूँ बहू। मैंने कब कहा कि वो मेरी तरह किसान ही बने? ठीक है, अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो कल उन्हें मेरे पास बेच देना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बस मेरी यही इच्छा है। इतना कहकर रामदास वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद गौरी भोजन की थालियां लेकर कक्ष में पहुँची। उसने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात दोनों भाइयों को बता दी। ये सुनकर लक्ष्मण के चेहरे पर खुशी आ गई। अच्छा, तो पिताजी ने ऐसा कहा? अरे भैया, भाभी ने तो हमारा काम आसान कर दिया। पिताजी ने खुद हमें बुलाया है। अरे हाँ, अब हम पिताजी से बहुत सारा धन मांगेंगे, फिर हम दोनों भाई मिलकर व्यापार करेंगे। और जब हमारा व्यापार चल पड़ेगा तब पिताजी की ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि हम निकम्मे हैं। अरे उन्हें पता चल जाएगा कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। हाँ। दोनों भाई भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगे। अगले दिन सुबह बिरजू और लक्ष्मण अपने खेत में पहुँचे। रामदास उस समय खेत में काम कर रहा था। उसने अपने दोनों पुत्रों को देखा और हल चलाना रोक दिया। अजय बेटा, कल बहू बता रही थी कि तुम दोनों को व्यापार करने की इच्छा है। हाँ हाँ पिताजी। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों को किस व्यापार का तजुर्बा है, बताओ। लक्ष्मण ने अपनी नजरें झुका ली। पिताजी, आजकल केशव नगर राज्य में रेशमी वस्त्रों की बहुत धूम मची हुई है। मैं कुंदनपुर गांव के एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जो दूर देशों से रेशमी वस्त्र मंगवाता है और बहुत सस्ते दामों में बेचता है। केशव नगर के अधिकतर व्यापारी उसी से वस्त्र खरीदकर अपने राज्य में बेचते हैं। हम दोनों भाई भी उससे वस्त्र खरीदेंगे और केशव नगर में बेचेंगे, तो उससे ना 2 गुना लाभ होगा। रामदास अपने पुत्र की ओर देखने लगा। उसी समय बिरजू भी मुस्कुराते हुए बोला। हाँ पिताजी, आप तो जीवन भर केवल खेत के सहारे गुजारा करते रहे हैं।
हम दोनों भाई इतनी जल्दी तरक्की करेंगे कि इस गांव में और भी खेत खरीद लेंगे। हाँ। रामदास कुछ क्षण सोचता रहा। तुम्हें कितना धन चाहिए? पिताजी, हम दोनों भाइयों को केवल 100 सोने के सिक्के की आवश्यकता है। वो व्यापारी थोक में माल देता है। ये सुनकर रामदास गंभीर हो गया। अरे 200 सोने के सिक्के? अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। और तुम जानते हो कि मुझे काजल का विवाह भी तो करना है। अरे तो चिंता क्यों करते हो पिताजी, जैसे ही लाभ होगा ये 200 सोने के सिक्के 1000 सोने के सिक्के में बदल जाएंगे। उसके बाद हम अपनी बहन का विवाह पहले से भी ज्यादा धूमधाम से करेंगे। ये बेटा, सच बताऊं तो मुझे उस कुंदनपुर वाले व्यापारी पर शक हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो दूर देशों से रेशमी वस्त्र लाकर इतने सस्ते दामों में क्यों बेचता है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। अरे पिताजी, आप तो हमेशा शक करते रहते हैं। आपने कभी हम दोनों भाइयों पर भरोसा नहीं किया। ठीक है भाई, लेकिन याद रखना, मेरी पूरी जमा पूंजी केवल 200 सोने के सिक्के ही हैं। शाम को मैं तुम्हें धन दे दूंगा, ठीक है? ये सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरे खिल उठे। शाम को रामदास ने पूरी बात अपनी पत्नी कौशल्या को बताई। फिर उसने 200 सोने के सिक्के निकालकर कौशल्या के हाथ में रख दिए। लो कौशल्या, ये सिक्के बिरजू और लक्ष्मण को दे देना और उन्हें समझा देना कि उनके पिता उन्हें अपने पूरे जीवन की कमाई सौंप रहा है। कुछ देर बाद कौशल्या 200 सोने के सिक्के लेकर गौरी के कक्ष में पहुंची। वहां लक्ष्मण और बिरजू बैठे हुए थे। कौशल्या ने सिक्कों की थैली दोनों भाइयों को सौंप दी। देखो, अपने पिताजी का भरोसा मत तोड़ना, ये उनके पूरे जीवन की पूंजी है। इतना कहकर कौशल्या वहां से चली गई। दोनों भाई खुशी से झूम उठे। अगले दिन दोनों भाई कुंदनपुर गांव पहुँचे। उन्होंने व्यापारी को 200 सोने के सिक्के दिए और बड़ी मात्रा में रेशमी वस्त्र खरीद लिए। सारा माल बैलगाड़ी में लादा गया। इसके बाद दोनों भाई सीधे केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गए। केशव नगर पहुंचकर दोनों भाइयों ने बाजार में अपना माल सजाया। कुछ ही देर बाद एक ग्राहक वहां आया। ए भाया, मुझे कुछ रेशमी वस्त्र खरीदने हैं, बताओगे? अरे हाँ, अवश्य अवश्य। ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के रेशमी वस्त्र हैं। ऐसे वस्त्र तुम्हें पूरे केशव नगर में नहीं मिलेंगे। हाँ। ग्राहक ने वस्त्रों को ध्यान से देखा, उनकी जांच पड़ताल की। अरे भाई, लगता है कि तुम ये माल कुंदनपुर के उस बेईमान व्यापारी से खरीद कर लाए हो, जिसने न जाने कितने लोगों को ठगा है। भाई, क्या मतलब? अरे मतलब ये कि ये रेशम वस्त्र नहीं है, ये केवल देखने में रेशमी लगते हैं। इनकी बाजार में कौड़ियों जितनी भी कीमत नहीं है। बिरजू को चक्कर आने लगा। अरे भाई, ऐसा मत कहिए। हम पूरे 200 सोने के सिक्कों का माल खरीद कर लाए हैं। हमारे पास तो बहुत सारा माल है। ग्राहक हंस पड़ा। अरे 200 सोने के सिक्के? अरे ये माल तो 10 सोने के सिक्के का भी नहीं है। तुम्हें ठग लिया गया है भाई। व्यापार में तजुर्बा न हो तो ऐसा ही होता है। हाँ। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया। दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रोध से भरे हुए दोनों भाई दोबारा कुंदनपुर गांव पहुँचे। उन्होंने व्यापारी से झगड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन व्यापारी केवल हंसता रहा। अरे मूर्खो, अरे मैंने तुमसे कहा था कि माल खरीदने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अब इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तुम दोनों को देखते ही पहचान लिया था कि तुम्हें वस्त्रों के व्यापार का कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो हमेशा ऐसे ही ग्राहकों की तलाश में रहता हूँ।
अरे तुम जैसे मूर्खों की वजह से ही मैं धनवान बना हूँ। इतना कहकर व्यापारी ने दोनों भाइयों का अपमान किया और उन्हें अपनी दुकान से बाहर निकलवा दिया। दोनों भाई मुंह लटकाए हुए अपने घर लौट आए। उनके चेहरों से ही साफ पता चल रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। घर पहुंचते ही काजल ने दोनों को देखा। क्या हुआ भैया, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं? तभी वहाँ गौरी भी आ गई। आप दोनों इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? लक्ष्मण ने अपने साथ हुई पूरी धोखाधड़ी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण की बात सुनकर काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? पिताजी ने अपने पूरे जीवन भर की पूंजी आप दोनों को सौंप दी थी और आपने उसे एक पल में गवा दिया। दूर खड़ी कौशल्या भी ये सब सुन रही थी। अब आगे क्या होगा, कभी सोचा है तुम दोनों ने? अब हम अपनी पुत्री काजल का विवाह कैसे करेंगे? बिरजू और लक्ष्मण शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। शाम को जब रामदास घर लौटा तब कौशल्या ने उसे पूरी घटना बता दी। ये सुनते ही रामदास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कक्ष में गया और लेट गया। अगली सुबह रामदास उठकर बिना किसी से कुछ कहे घर के बाहर निकल गया। कल जब मैंने तेरे पिताजी को सब कुछ बताया था तो मुझे लगा था कि वो बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। रात भर खामोश पड़े रहे और सुबह बिना कुछ बोले निकल गए। माँ, पिताजी अंदर ही अंदर टूट गए हैं। मैं खेत में जाकर उनसे बात करने का प्रयास करूंगी। तू ठीक कह रही है बेटी, दोपहर का भोजन भी तू ही लेकर चली जाना। दोपहर को काजल भोजन लेकर खेत पहुंची, लेकिन खेत में रामदास कहीं दिखाई नहीं दिया। काजल आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? पिताजी तो हमेशा यही मिलते हैं। तभी उसने पास के खेत में काम कर रहे एक किसान से पूछा, चाचा, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? अरे रामदास जी, नहीं 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 नहीं, वो तो आज खेत में आए ही नहीं हैं। ये सुनकर काजल घबरा गई। काजल दौड़ती हुई घर पहुंची। माँ, पिताजी आज खेत में गए ही नहीं। ये सुनकर कौशल्या का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, तो फिर वो कहाँ चले गए? कौशल्या तुरंत गौरी के कक्ष में पहुंची। लक्ष्मण और बिरजू कहाँ हैं? वो तो हमेशा की तरह सुबह ही घर से निकल गए। कौशल्या चिंता में डूब गई। चल बेटी, लक्ष्मण और बिरजू से उम्मीद करना बेकार है। हम दोनों ही तेरे पिताजी को ढूंढते हैं। कुछ देर बाद कौशल्या और काजल को गांव के बाहर एक बड़े वृक्ष के नीचे लक्ष्मण और बिरजू आराम करते हुए मिले। उन्हें देखकर कौशल्या का क्रोध और बढ़ गया। माँ क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हाँ, क्या हुआ? काजल रो पड़ी। पिताजी आज खेत में नहीं गए। हो सकता है किसी काम से निकल गए हों, है ना? जब मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया कि तुम दोनों ने उनकी पूरी जमा पूंजी गवा दी है, तब उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। पूरी रात खामोश रहे और सुबह बिना कुछ बोले चले गए। तुम्हारे पिताजी ऐसा कभी नहीं करते थे। तभी गांव का सुखदेव हाफता हुआ वहां पहुंचा। अरे गजब हो गया रे लक्ष्मण, गजब हो गया। अरे बिरजू, गजब हो गया। क्या हुआ सुखदेव जी? हाँ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बताओ। अरे मैं जंगल में किसी जरूरी काम से गया था। वहाँ मैंने तुम्हारे पिताजी को एक पेड़ के नीचे बैठे रोते हुए देखा। तभी अचानक एक शेर आ गया। उसने मेरी आंखों के सामने तुम्हारे पिताजी पर हमला कर दिया और उन्हें घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले गया। अब तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं रहे। हाँ। ये सुनते ही कौशल्या और काजल फूट फूट कर रोने लगी। बिरजू और लक्ष्मण दौड़ते हुए जंगल पहुँचे। उन्होंने घंटों अपने पिता को ढूंढा, लेकिन रामदास का कहीं कोई पता नहीं चला।
न जाने शेर उन्हें जंगल की किस गहराई में ले गया होगा। अरे अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों भाई निराश होकर घर लौट आए। क्या हुआ, कुछ पता चला? लक्ष्मण रो पड़ा। नहीं माँ, हमने बहुत खोजा लेकिन पिताजी का कहीं पता नहीं चला। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चली गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रामदास के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लक्ष्मण और बिरजू पर आ गई, लेकिन दोनों का आलस अब भी नहीं गया। दिन भर दोनों घर में पड़े रहते। एक दिन गौरी का धैर्य टूट गया। पिताजी सही कहते थे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके जाने के बाद तुम दोनों क्या करोगे? घर में अनाज केवल कुछ दिनों का बचा है, कभी सोचा है आगे क्या होगा? तुम दोनों भाई काम धंधा क्यों नहीं करते? इतना कहकर गौरी क्रोधित होकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद कौशल्या वहाँ आई। उसने अपने दोनों पुत्रों की ओर देखा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेहनत का काम नहीं कर सकते। मेरा स्वभाव तुम दोनों जानते हो, लेकिन एक रहस्य जो तुम्हारे पिताजी मुझे हमेशा बताया करते थे। लक्ष्मण और बिरजू चौंक गए। कैसा रहस्य माँ, कैसा रहस्य? ये सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। हैं? तो बताइए माँ, हमारा खेत बहुत बड़ा है, खजाना किस हिस्से में दबा है? अब समय आ गया है कि ये बात मैं तुम दोनों को बता दूं। तुम्हारे पिताजी कहा करते थे कि उनके खेत में हमारे पूर्वजों का एक प्राचीन खजाना दबा हुआ है। बस यही नहीं पता। तुम्हारे पिताजी कहा करते थे कि खजाना खेत में ही है, लेकिन खेत के किस हिस्से में है ये उन्हें भी नहीं मालूम था। लक्ष्मण और बिरजू एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक काम करते हैं भैया, क्यों ना हम पूरा खेत ही खोद डालें? हाँ? उपाय बुरा नहीं है भाई। अगर खजाना सच में खेत में दबा है तो हमें मिल ही जाएगा। हाँ। अगले दिन लक्ष्मण और बिरजू हाथों में फावड़े लेकर खेत में पहुँचे। दोनों भाइयों ने सुबह से शाम तक खेत की खुदाई शुरू कर दी। दिन बीतते गए। धूप, पसीना और थकान अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने अपना खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी खजाने का नामो निशान नहीं मिला। माँ, लगता है हमें कोई गलत फहमी हुई होगी। हम दोनों भाइयों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पिता कभी झूठ नहीं बोल सकते। खैर, एक काम करो। कौन सा काम माँ? अब जब खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। अगर खजाना नहीं मिला तो कम से कम मेहनत का फल तो मिलेगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन दोनों भाइयों ने खेत में बीज बोए। उन्होंने मिट्टी को बराबर किया, समय पर सिंचाई की, खरपतवार साफ किए, फसल को कीड़ों से बचाया। दिन रात मेहनत करके दोनों भाई खेत की देखभाल करने लगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे खेत में हरियाली फैलने लगी। नन्हे पौधे बड़े हुए और फिर पूरे खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। जब दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से उगी हुई फसल को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। अरे बिरजू, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमने अपने हाथों से ये फसल उगाई है। पिताजी सही कहते थे कि हमारे खेत में खजाना दबा है। तुम सही कह रहे हो भैया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। यही है असली खजाना। काश आज पिताजी यहाँ जिंदा होते, हमें देखकर कितने खुश होते पिताजी। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने फसल काटी, फिर उसे केशव नगर राज्य के बाजार में अच्छे दामों में बेच दिया। घर लौटकर दोनों भाइयों ने वो धन अपनी माँ के हाथों में रख दिया। माँ,
ये हमारी मेहनत की पहली कमाई है। लो। कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सच बताऊं माँ, अब मुझे मेहनत करने में मजा आने लगा है। पिताजी को जो नुकसान हमने अपनी मूर्खता से किया था, उसकी भरपाई हम मेहनत से करेंगे माँ। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार मेहनत करते रहे, फिर फसल उगाई, फिर बेची, फिर खेत में और मेहनत की। समय बीतता गया। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने 200 सोने के सिक्के अपनी माँ के हाथों में रख दिए। माँ, हमने पिताजी के 200 सोने के सिक्के का नुकसान किया था, लेकिन अब हमने उसकी भरपाई कर दी है। अगर पिताजी आज होते तो हमें देखकर कितने खुश होते, है ना? दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। काजल भी रोने लगी। तभी उनके कानों में कदमों की आहट टकराई। तीनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनके सामने रामदास सुखदेव के साथ खड़ा था। पिताजी, आप? अरे ये कैसे संभव है? हाँ? दोनों भाई दौड़कर अपने पिता के गले लग गए। तुम्हारा पिता तुमसे दूर नहीं गया था बेटा। मैं केवल तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कुछ दिनों के लिए छिप गया था। दोनों भाई स्तब्ध रह गए। सुखदेव को मैंने ही कहा था कि वो तुम दोनों से कहे कि मैं शेर का शिकार बन गया हूँ। मुझे क्षमा कर देना बेटा। रामदास जी के कहने पर ही मैंने ऐसा किया था। और कौशल्या भी इस योजना के बारे में जानती थी। माँ, आप भी जानती थी? हाँ? हाँ बेटा, जब मुझे पता चला कि तुम दोनों ने 200 सोने के सिक्के गंवा दिए हैं, तब तुम्हारे पिताजी ने ये योजना बनाई थी। हमें लगा कि शायद इसी तरह तुम्हारी आंखें खुल सके। लक्ष्मण और बिरजू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। याद रखना बेटा, धन खजाने से नहीं, मेहनत से पैदा होता है। जिस खेत को तुमने खजाने की लालच में खोदा था, उसी खेत ने तुम्हें मेहनत का असली खजाना दे दिया। मेहनत वो चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। जो मनुष्य मेहनत से दोस्ती कर लेता है, सफलता स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। और जो बिना मेहनत के धन चाहता है, उसके हाथ अक्सर निराशा ही लगती है।